सुनहरी बेटी, आज तेरी माँ का कव्वा बिरयानी खाने को बहुत मन कर रहा है। आज अपनी इस बूढ़ी चील माँ को कव्वा बिरयानी बनाकर तो खिला दो। माँ, आजकल के काफी बहुत चालाक होते हैं। मेरे जाल में इतनी आसानी से नहीं फंसते। बेटी, क्या तू अपनी इस बूढ़ी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? पूरे जंगल में काले कव्वे काय काय करते फिरते हैं। क्या तुम अपनी माँ के लिए एक कव्वा नहीं पकड़ कर ला सकती? ठीक है माँ, अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है तो आज मैं जाती हूँ जंगल में। ऐसा कहते हुए सुनहरी चील अपने घर से निकलती है। जंगल में जो पक्षी भी चील को दूर से देखता है तो वो तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे तो मैं पक्षियों को नहीं पकड़ पाऊंगी, मुझे किसी कव्वे का घर ढूंढना होगा। ऐसा सोचते हुए सुनहरी चील वहाँ से उड़ती है। उसे दूर एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर, सुंदर कबूतर, ये कौवों का घर कहाँ है? मुझे कौवों से जरूरी काम है। मैं सब जानता हूँ चील, तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम मुझे खाना चाहती हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। डर गया, ये कबूतर मुझे देखकर डर गया। देखो कैसे भाग रहा है। अब मैं किस पक्षी से कौवों का घर पूछूं? ऐसा कहते हुए चील वहाँ से उड़ती है। वो उड़ते उड़ते कौवों के घर तक पहुँच जाती है। सुनहरी चील कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से बिजली का भी दरवाजा खोलती है। चच चील, दूर दूर हो जाओ मुझसे। अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें झाड़ू से मारूंगी। नाना कभी मुझे मत मारना। वो तो मैं तुमसे पूछने आई थी, क्या तुम्हारे पास शक्कर है? पता है मेरी माँ आज चावल की खीर बना रही है, परंतु घर में शक्कर नहीं थी। मेरी माँ ने कहा है कि कौवों के घर से शक्कर मिल जाएगी, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा चील दी, क्या तुम्हारी माँ खीर बना लेती है? हाँ कभी, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती है मेरी माँ। तुम मुझे शक्कर दे दो। अगर तुमने खीर खानी है तो शाम को मेरे घर में आ जाना। बिजली का भी चील की बातों में आ जाती है और वो सुनहरी चील को शक्कर का डिब्बा दे देती है। चील, अपनी माँ से कहना कि मेरे लिए खीर रखेगी। मैं शाम को जरूर आऊंगी। ठीक है काफी, मैं और मेरी माँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। कितनी सुंदर हो तुम, कितने काले काले पंख हैं तुम्हारे। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। बिजली कभी अपनी तारीफें सुनकर बहुत खुश होती है। क्या सच में मैं इतनी सुंदर हूँ? कभी बादल ने भी मेरी तारीफ नहीं की। तुम चिंता नहीं करो चील, मैं शाम को जरूर आऊंगी। देखना, मुझ जैसी सुंदर कवि देखकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। फिर चील शक्कर का डिब्बा लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम होते ही बिजली कभी चिड़िया के पार्लर जाती है। चिड़िया बहन, मुझे सुंदर तैयार कर दो। और हाँ, तुम्हारे पास जो मोतियों का हार है वो भी मुझे दे दो। क्यों बिजली बहन, आज कहाँ जा रही हो इतना बन ठन कर? चिड़िया, आज तुम्हारी सहेली चील के घर दावत खाने जा रही है। चील मुझे खुद आमंत्रण देने आई थी। चील का सुनकर कोमल चिड़िया डर जाती है और बिजली कवि से कहती है, नाना बिजली, ऐसा मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें दावत पर बुलाकर तुम्हारी ही दावत उड़ाएं। नहीं नहीं चिड़िया बहन, ऐसी बात नहीं है। वो चीलें बहुत अच्छी हैं। पता है, उसने मेरी बहुत तारीफ की है। और सुनहरी चील की माँ भी मुझसे मिलना चाहती है। बिजली कवि चिड़िया से तैयार होकर और उसकी मोतियों की माला पहनकर वहाँ से चली जाती है। ये बिजली की बच्ची ऐसी नहीं मानेगी। मुझे इसे चीलों से बचाना होगा, वरना वो चीलें इसे खा जाएंगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया उड़ती है और अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और वो कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, हमें बिजली के पीछे जाना होगा, वरना वो चीलें इसे खा जाएंगी। चिड़िया बहन, ये लालची कवि खुद तो मुसीबत में फंसती है और हमें भी फंसाती है। तुम रुको, मैं तोते को भी बुला कर लाता हूँ और फिर हम सब मिलकर जाएंगे। अरे सुनहरी बेटी, तूने तो कहा था कि काली कवि शाम को जरूर आएगी, परंतु अभी तक तो कोई भी नहीं आया। माँ, तुम चिंता नहीं करो, वो काली कवि जरूर आएगी। आज मैं अपनी माँ को कव्वा बिरयानी जरूर खिलाऊंगी। बिजली कवि उड़ती हुई चीलों के घर पहुँच जाती है।
सुनहरी सुनहरी चील, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बिजली कवि। माँ, आ गई वो काफी। माँ, तुम अलमारी के पीछे छुप जाओ और पीछे से हमला करना उस काफी पर। सुनहरी के कहने पर उसकी माँ अलमारी के पीछे छुप जाती है और सुनहरी चील दरवाजा खोलती है। आओ आओ बिजली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कोमल चिड़िया, बंटी कबूतर और चीकू तोता बिजली कवि के दोस्त थे। वो उसे बचाना चाहते थे। वो भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। बिजली कवि चील के घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही बिजली कवि अंदर जाती है तो अलमारी के पीछे छुपी चील की माँ बाहर आती है। वो दोनों माँ बेटी मिलकर बिजली कवि को रस्सी से बांध देते हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे रस्सियों से क्यों बांधा है? काफी, मेरा कई दिनों से कौवा बिरयानी खाने को बहुत मन कर रहा था। बहुत मुश्किल से हमारे पंखों में लगी है तो आज तो मैं कौवा बिरयानी खाकर ही रहूंगी। ये सुनकर बिजली कवि तो रोने लगती है। तोते और कबूतर भैया, हमें जल्दी से अंदर जाना होगा। लगता है उन्होंने बिजली को पकड़ लिया है, तभी तो इतनी खामोशी है। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त अंदर जाते हैं। बूढ़ी चील, पीछे हट जाओ वरना हम सब मिलकर तुम्हें बहुत मारेंगे। बूढ़ी चील ज्यादा पक्षियों को देखकर डर जाती है और वो अलमारी के पीछे छुप जाती है। पक्षियों, तुम इस काली कपी के लिए मुझसे दुश्मनी मोल रहे हो। जाओ, चली जाओ, मैं वादा करती हूँ आज इस कपी की कपी बिरयानी बनाने के बाद मैं मांस खाना छोड़ दूंगी। चिड़िया बहन, मुझे बचा लो, मुझे इन चीलों से बचा लो। फिर वो तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं। चील पीछे हट जाती है। वो बिजली कपी की रस्सियाँ खोलते हैं और उसे आजाद करवाकर वहाँ से ले जाते हैं। मेरे दोस्तों, आज आप सबने दोस्ती का हक अदा कर दिया, नहीं तो वो चीलें अब तक मेरी बिरयानी बनाकर खा गई होती। बिजली, इतना लालच मत किया करो, तुम अपने लालच की वजह से ही मुसीबत में पड़ती हो। ऐसे बिजली कवि के दोस्त उसे बचा लेते हैं और बिजली कवि उन सब का धन्यवाद करती है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली कवि अपना छाता लिए जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी फाख्ता पर जाती है जिसके पास एक मीठा फल था। वो उड़ती हुई बूढ़ी फाख्ता के पास जाकर बैठ जाती है। माँ जी, अपना फल यहीं रख दो और जल्दी से इस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। तुम्हारे पीछे मैंने एक बहुत बड़ी चील देखी है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? कहाँ है चील? माँ जी, इस बात को छोड़ो, जल्दी से ये मीठा फल मुझे पकड़ाओ और उस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। अगर जान बचानी है तो जल्दी करो। वो बूढ़ी फाख्ता डर के मारे ऐसा ही करती है। वो अपना मीठा फल बिजली कवि को देकर खुद बड़े पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। बिजली कवि वो मीठा फल उठाती है और वहाँ से अपने घर भाग जाती है। कितना स्वादिष्ट मीठा फल है। आज तो मुफ्त का भोजन खाने का मजा ही आ गया। मुफ्त के भोजन का स्वाद ही अलग है। ऐसी बारिश में भला मुझे और कहाँ से कुछ मिलता। काफी देर तक बूढ़ी फाख्ता उस पेड़ के पीछे ही छुपी रहती है। तभी वहाँ से कोमल चिड़िया गुजरती है। वो बूढ़ी फाख्ता को देखकर वहाँ आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे पेड़ के पीछे छुपकर क्यों बैठी हैं? क्या आप बारिश से डर रही हैं? चिड़िया की आवाज सुनकर बूढ़ी फाख्ता पेड़ के पीछे से बाहर आती है। नहीं चिड़िया बेटी, मैं तो अपना फल लेकर घर जा रही थी। तभी बिजली बेटी ने मुझे बताया कि मेरे पीछे चील आ रही है। डर के मारे मैं इस पेड़ के पीछे छुप गई। परंतु माँ जी, यहाँ तो कोई भी चील नहीं है। वो बिजली की बच्ची ऐसे ही झूठ बोलकर आपका भोजन ले गई होगी। वो हमेशा ऐसा ही करती है। तो इसका मतलब है बिजली ने मुझे उल्लू बना दिया। मैं कई घंटों से इस पेड़ के पीछे छुपी बैठी थी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है और कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगली सुबह कोमल चिड़िया तोते से मिलती है। चीकू तोता खुद को जंगल का सबसे चालाक तोता मानता था। चिड़िया बहन, बिजली कवि सबको पागल बना लेती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं जंगल का सबसे चालाक तोता हूँ। मैं तो कभी उस काली कवि की बातों में नहीं आया और ना ही उसने कभी मेरा दाना लिया है। तोते भैया बचकर रहना, बिजली कवि बड़े बड़ों को उल्लू बना देती है। अभी कल रात बारिश में बिजली कवि ने बूढ़ी फाख्ता का फल लेकर खा लिया।
ऐसे चीकू तोता बड़ी बड़ी बातें करता है और अपना भोजन उठाकर वहाँ से नदी की ओर चला जाता है। नदी पर बिजली कभी बैठी हुई थी। आज इस मोटी चोंच वाले का मीठा अमरूद खाने को मन कर रहा है, परंतु मैं इससे कैसे लूं ये मीठा अमरूद। बिजली कभी कुछ सोचती है और तोते से कहती है, तोते भैया, तुम्हारे पंख कितने सुंदर होते जा रहे हैं, कितने नरम और मुलायम है। दूर से ही तुम्हारा हरा हरा रंग चमक रहा है। जरूर तुम कोई क्रीम लगाते हो के, मुझे भी बताओ। देखो ना, मेरे पंख कितने काले हैं। मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर दिखना चाहती हूँ। नहीं नहीं बिजली, मैं कोई क्रीम नहीं लगाता। मेरे पंख तो पहले से ही बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो तोते भैया। जरा देखो तो, तुम्हारी चोंच अब कितनी सुंदर लग रही है, चमक रही है, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। जरा नदी के पानी में तो देखो खुद को, कितने सुंदर लग रहे हो, फिर ही तुम्हें पता चलेगा। बिजली के कहने पर चीकू तोता खुद को पानी में देखता है और अपने आप को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। हाँ बिजली, तुम सच कह रही हो। अरे वाह, मैं तो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ। तोते भैया, मैं जानती हूँ एक सुंदर तोती को, वो पहाड़ों पर रहती है। वो किसी सुंदर तोते को ढूंढ रही थी। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? सुंदर तोती का सुनकर तोता तो बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ बिजली, मैं मिलना चाहता हूँ उस तोती से। वो तोती मुझे देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि मैं जंगल का सबसे सुंदर तोता हूँ। तो ठीक है तोते भैया, लाओ ये मीठा अमरूद मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें उस सुंदर तोती के पास ले जाती हूँ। तोता खुशी में वो अमरूद बिजली कपी को दे देता है। बिजली कपी तोते का वो अमरूद खा लेती है। चलो तोते भैया, अब मैं तुम्हें उस सुंदर तोती से मिलवाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कपी तोते को अपने साथ लेकर घने जंगल में से होते हुए पहाड़ों के पास पहुँच जाती है। बिजली, ये क्या, यहाँ तो कोई भी सुंदर तोती नहीं है। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुमने मेरा मीठा अमरूद क्यों खाया? मेरे सुंदर तोते भैया, इतना गुस्सा मत करो, मैंने झूठ नहीं बोला था। लगता है अब वो तोती चली गई होगी। ऐसा करना, तुम कल आ जाना। कल तुम कोई मीठा फल ढूंढ कर लाना। तोती को मीठे फल बहुत पसंद है। बिजली की बात सुनकर तोता खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह हो जाती है। चीकू तोता जंगल से कुछ मीठे फल ढूंढता है और वापस बिजली कपी के पास जाता है। बिजली, देखो मैं मीठे फल ढूंढ लाया। चलो अब मुझे उस सुंदर तोती से मिलवा दो। अरे तोते भैया, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो सामने बड़ा पेड़ है ना, उसके पीछे बैठी है वो सुंदर तोती और तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, जाकर देख लो। जैसे ही तोता उस पेड़ के पीछे जाता है तो पीछे से बिजली कपी वो मीठे फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। भाग गई, वो काली कवि मेरे मीठे फल लेकर भाग गई। मैं भी पागल था जो इस काली कवि की बातों में आ गया। कितना चालाक बनता था मैं, लेकिन उस कवि ने मुझे उल्लू बना दिया। ऐसा कहते हुए चीकू तोता उदास होकर वापस अपने घर चला जाता है। मोटी बुलबुल मौसी, थोड़ी स्मार्ट हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं कवि, मैं तो रोज का एक दाना ही खाती हूँ, न जाने फिर भी मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। अरे अरे मौसी, चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारा वजन कम कर सकती हूँ, बदले में मुझे मीठे फल लाकर देने होंगे। क्या सच में बिजली, मेरा वजन कम हो जाएगा? क्या मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट हो जाऊंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जल्दी से जाकर जंगल से मेरे लिए मीठे फल लेकर मेरे घर आ जाओ। बिजली की बात सुनकर बुलबुल मौसी पूरे जंगल में उड़ती है और वो मीठे फल ढूंढकर बिजली कपी के पास जाती है। बिजली, ये देखो मैं मीठे फल ले आई। अब जल्दी से मुझे वो दवा दे दो, जिससे मैं भी दुबली पतली हो जाऊं। हाँ हाँ बुलबुल, तुम ये मीठे फल यहीं रख दो, मैं तुम्हारे लिए दवा तैयार कर दूंगी। परंतु हाँ, कल आते हुए भी मीठे फल लेती आना। अगली सुबह बुलबुल मौसी एक फलों की टोकरी भरती है और बिजली कपी के घर की ओर उड़ती है। तभी रास्ते में उसे चिड़िया रोक लेती है। अरे बुलबुल मौसी, इतने सारे मीठे फल, ये आप कहाँ लेकर जा रही हैं? चिड़िया बहन, तुमसे अब क्या छुपाना, ये मीठे फल मैं बिजली के लिए लेकर जा रही हूँ। वो मुझे दुबला पतला करने की दवा दे रही है, उसी ने मुझसे ये मीठे फल मांगे हैं। अरे मौसी, ये आप क्या करने जा रही हैं? क्या आप नहीं जानती वो कभी कैसे पक्षियों को उल्लू बनाती है? उसने कल तोते को भी उल्लू बनाया था।
आज वो आपके साथ ऐसा कर रही है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कल भी उसके लिए मीठा फल लेकर गई थी। इसका मतलब वो मुझे भी पागल बना रही है। अगले दिन बिजली कभी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। कबूतर मीठा आम खा रहा था। कबूतर भैया, मैंने आज ही एक जादू सीखा है। तुम अपनी सुंदर आंखें बंद करो, देखना तुम्हारा ये एक आम 2 आमों में बदल जाएगा। बिजली की बात सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो क्या सच में तुम जादू कर सकती हो? तो ठीक है, मैं अभी अपनी आंखें बंद करता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर अपनी आंखें बंद करता है। बिजली कभी वो आम लेकर भागने ही वाली थी कि पीछे से तोता और चिड़िया आ जाते हैं। काली कभी, आज तुझे जादू मैं दिखाता हूँ। कबूतर, आंखें खोलो। ये कभी तुम्हारा आम चुरा कर भागने वाली है। कबूतर अपनी आंखें खोलता है। फिर सभी पक्षी मिलकर बिजली कभी को पकड़ लेते हैं और वो बिजली कभी की खूब पिटाई करते हैं। ऐसे बिजली कभी को अपने किए की सजा मिल जाती है। जंगल में आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली और बादल घर में बैठे लड़ रहे थे। बादल जी, पूरा घर टूटा हुआ है। तुम्हें पता है ना, आज मेरी बहन आ रही है। वो हमारा घोंसला देखकर क्या सोचेगी? क्या वो इस टूटे हुए घर में रहेगी? अपनी बहन को कितना झूठ बोला था कि मेरा पति बड़े ऑफिस में काम करता है। अगर वो इस टूटे हुए घोंसले को देखेगी तो मेरी नाक कट जाएगी। बिजली, ये तुम्हारी बहन भी अचानक आ रही है। अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं घर की मुरम्मत कर लेता। अब इतनी जल्दी में मैं क्या कर सकता हूँ? देखो मौसम, कहीं बारिश आ गई तो मैं भीग जाऊंगा। बादल जी, मुझे बहुत शर्म आएगी जब मेरी बहन इस टूटे हुए घर को देखेगी। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ और हम 1-2 दिन चिड़िया के घर में रह लेते हैं और वो छोटी चिड़िया हमारे घर में रह लेगी। बिजली, क्या कोमल चिड़िया तुम्हारी बात मान लेगी? पति जी, बात करने में क्या हर्ज है? अगर मान गई तो ठीक, ना मानी तो फिर देखा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और कोमल चिड़िया के पास जाती है। नहीं नहीं बिजली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा घर तो टूटा हुआ है। तुम्हें तो पता है मेरी छोटी बेटी है। मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। चिड़िया बहन, एक रात की तो बात है। एक रात में बारिश से मेरा घर टूट नहीं जाएगा। देखो ना, हम भी तो उसी घर में ही रहते हैं। नहीं नहीं बिजली, ये मजबूत घर मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया बल्कि अपने लिए बनाया है। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली का भी नाटक करने लगती है। आज मेरी अकलौती बहन आ रही है और कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। अगर मेरा कोई अपना और इस जंगल में होता तो आज उसे मेरी बहन की आने की खुशी होती। बिजली को रोता हुआ देखकर कोमल चिड़िया को उस पर दया आ जाती है। अच्छा अच्छा बिजली, चुप कर जाओ। मैं चली जाती हूँ तुम्हारे घर, लेकिन बस आज रात के लिए। याद रखना, बस एक रात के लिए। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। कल सुबह मेरी बहन चली जाएगी और तुम वापस अपने घर में लौट आना और मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेती है और बिजली कभी के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, चिंता मत करना, जैसे भी हो आज की रात इस घर में गुजार लो। कोमल चिड़िया डरी हुई थी। वो बिजली के घर को देखे जा रही थी। चलो अब चलते हैं, तुम्हारी बहन आने ही वाली होगी। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा और बिजली कभी दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। देखो बादल जी, ये है घर जिसे घर कहते हैं। एक हमारा घोंसला है जो जगह जगह से टूटा हुआ है। देखो ना, चिड़िया ने फूलों से अपने घर को सजा रखा है और छत देखो कितनी मजबूत है। बिजली, अब चिड़िया की तारीफें ही करती रहोगी या अपनी बहन को लेने भी जाओगी? तुम्हारी बहन बस स्टैंड पर आ गई होगी। और हाँ, छाता लेती जाओ, बारिश शुरू होने वाली है। फिर बिजली कभी छाता लिए अपने घर से निकलती है। वो बस स्टैंड पर जाती है जहाँ उसकी बहन पहले से आई हुई थी। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली कभी छाता लिए अपनी बहन के पास जाती है। पिंकी, आ गई तुम? हाँ दीदी, चलो जल्दी चले, बारिश शुरू हो गई है, मेरे पंख भीग जाएंगे। हाँ पिंकी, चलो जल्दी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को लेकर चिड़िया के घर जाती है। घर देखकर पिंकी कभी बहुत खुश हो जाती है। दीदी, ये घर तुम्हारा है? ये घर तो बहुत सुंदर है, पहली बार देखा है। कपो का कितना सुंदर घर।
हाँ हाँ पिंकी, तुम्हारे जीजा जी ने बनाया है। तुम्हारे जीजा जी बहुत मेहनती हैं, दिन रात काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके ये घर बनाया है। जीजा जी, आपने बहुत सुंदर घर बनाया है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से भोजन दो। मम्मा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? देखिए ना, छत टपक रही है और घोंसला गीला हो रहा है और कपों के घर से कितनी गंदी बू आ रही है। हमीना बेटी, आप मेरे पास आ जाओ इस घोंसले में, और बू तो मुझे भी आ रही है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर ही रात को नींद आएगी। फिर कोमल चिड़िया उन कपों के घर की सफाई करती है। पिछले कपे की बहन पिंकी बहुत थकी हुई थी, वो भोजन खाकर सो जाती है। बादल जी, कल पिंकी चली जाएगी, परंतु मेरा दिल नहीं मान रहा कि हम चिड़िया का इतना सुंदर घर छोड़कर जाएं। बिजली, सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं, इस घर पर पक्का पक्का कब्जा कर लेते हैं और कोमल चिड़िया को हमारा पुराना घर दे देते हैं। ये छत टूटी हुई है, न जाने वो कभी यहाँ कैसे रहते होंगे। आज रात मुझे जागकर गुजारनी होगी, कहीं ये छत हम पर ना गिर जाए। बारिश की वो रात कोमल चिड़िया जाकर गुजारती है और कभी आराम से चिड़िया के घर में सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है, जंगल में बारिश भी थम चुकी थी। पिंकी कभी बिजली से कहती है, दीदी, तुम्हारे जीजा जी ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रहने आई हूँ। अपनी बहन की बात सुनकर बिजली कभी चौंक जाती है। क्या पिंकी, ये तुम क्या कह रही हो? जीजा जी ने ऐसा क्यों किया? दीदी, सारा दोष उस स्वीटी कभी का है। तुम्हारा जीजा जी उसके पीछे लगकर मुझे छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद कोमल चिड़िया बिजली कपी के पास आती है। बिजली बहन, बहुत मुश्किल से हमने रात गुजारी है, अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। अब मेरा घर खाली कर दो। क्या? कौन सा घर? ये घर मेरा है, अब से मैं ही इस घर में रहूंगी। बिजली की बात सुनकर कोमल चिड़िया दंग रह जाती है। बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? शर्म करो। मैंने तुम पर दया की, एक रात के लिए तुम्हें अपना घर क्या दे दिया? तुमने तो मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। अब सीधे से मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं शोर करूंगी और पक्षियों को बुलाऊंगी। बस बहुत हो गया छोटी चिड़िया, निकल जा अब मेरे घर से, वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। चल भाग जा यहाँ से, जो करना है कर ले, मचा ले शोर। जंगल का कोई पक्षी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोमल चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे बुला कर लाती है। बिजली, ये सब गलत है। अगर चिड़िया ने तुम्हें एक रात के लिए अपना घर दे दिया तो तुम भी कुछ शर्म करो। बादल, वो बड़ी वाली लाठी तो लेकर आओ। इस गंदी आंखों वाले की चोंच कुछ ज्यादा ही चल रही है। बिजली कपी के कहते ही बादल कौवा अंदर से एक लाठी लाता है। कबूतर वो लाठी देखकर डरकर वहाँ से भाग जाता है। क्यों रे छोटी चिड़िया, अब तू भी मार खाएगी या यहाँ से जाएगी? नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ। काली कवि, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देखना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वापस चली जाती है। मामा, चलें, अब वापस अपने घर चलें। नहीं मीना बेटी, अब हम इसी घर में रहेंगे। उन काले कौवों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। मम्मा, भलाई का तो जमाना नहीं। मीना, बारिश के शुरू होने से पहले मैं इस घर की मुरम्मत कर लेती हूँ, क्योंकि अब से हमें यहीं रहना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया जंगल में जाती है और जंगल से कुछ सूखी घास और लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। वो कौवों के घर की मुरम्मत करती है, वो छत को मजबूत बनाती है और अंदर फूलों से सजावट करती है। रात होते ही जंगल में फिर से काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवाएं बहुत तेज चल रही थी। चिड़िया की छत टूटी हुई थी, जिसका उसे भी मालूम नहीं था। तेज हवा के झोंके से चिड़िया का घर नीचे गिरकर टूट जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोमल चिड़िया कौवों के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी, क्योंकि उसने मेहनत से कौवों के घर को फिर से मजबूत बना लिया था। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। मुझे अभी आम खाने हैं, मुझे मीठे आम ला कर दे, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। कबूतर राजा का बेटा बबलू
अपने पापा के सामने ऐसा कहते हुए रो रहा था। कबूतर जी, बबलू कब से जिद कर रहा है, आप इसे मीठे आम ला दीजिए ना। बबली, तुम तो जानती हो कि अभी आम का मौसम नहीं है। जब गर्मियाँ आएंगी तो मैं ढेरों आम ला दूंगा। नहीं पापा, मम्मा मुझे अभी आम चाहिए, नहीं तो मैं कभी आप दोनों से बात नहीं करूँगा। बंटी जी, मैंने सुना है कि गर्म जंगल में आम लगे हुए हैं, आप इसे वहाँ ले जाइए। नहीं बबली, मेरे पास समय नहीं है। मुझे एक जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना है। लेकिन हाँ, कोमल चिड़िया को बुलाता हूँ, वो बहुत समझदार है, वही शहजादे को वहाँ लेकर जा सकती है। सिपाहियों, जाओ और कोमल चिड़िया को बुला कर लाओ। राजा कबूतर के कहने पर सिपाही कोमल चिड़िया के पास जाता है। कोमल बहन, तुम्हें राजा कबूतर ने बुलवाया है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है उल्लू सिपाही, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पड़ोसी कौवे कोमल चिड़िया को सिपाही उल्लू के साथ जाता हुआ देखकर जल जाते हैं। बादल जी, जरा देखो इस कोमल को, जब देखो राजा के आसपास भटकती रहती है और राजा कबूतर इसे इनाम में ढेर सारे गहने भी देता है। बिजली, उल्लू खुद बुलाने आया है चिड़िया को, जरूर कोई काम होगा। चलो चिड़िया का पीछा करते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी कोमल चिड़िया के पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। कोमल, बबलू जिद कर रहा है कि उसे आम खाने हैं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम बबलू को लेकर गर्म जंगल में जाओ और इसे जी भरकर आम खिलाकर वापस ले आओ। जो हुक्म राजा जी, मैं बबलू को लेकर जाती हूँ और सुरक्षित आपके पास लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया छोटे शहजादे को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूर बैठे कौवे ये सारी बातें सुन रहे थे। वो चुपके से चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। आधे रास्ते में जाकर छोटा शहजादा थक जाता है। चिड़िया आंटी, मेरे पर थक गए हैं, अब मैं और नहीं उड़ सकता, अब मैं इस पेड़ पर ही आराम करूँगा। छोटे राजकुमार जी, हम बस पहुँचने वाले हैं, यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। मैं नहीं जानता, तुम जाओ, मेरे लिए आम तोड़ कर लाओ, मैं बस यही इंतजार करूँगा। छोटे शहजादे के ऐसा कहने पर कोमल चिड़िया वहाँ से आमों के बाग की ओर चली जाती है। बिजली और बादल एक पेड़ के पीछे छुपे ये सब देख रहे थे। बिजली, देखो यही सुनहरा मौका है। अगर हम शहजादे को गायब कर दें तो राजा गम से नाढाल हो जाएगा और फिर हम इस जंगल के राजा और रानी बन जाएंगे। हाँ बादल जी, और फिर सारा इल्जाम इस बेचारी कोमल चिड़िया पर डाल देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी छोटे शहजादे के पास जाते हैं। अरे नन्हे राजकुमार जी, चिड़िया तो आपको यहाँ अकेला छोड़कर खुद आम खाने चली गई, अब वो लौट कर नहीं आएगी। आप हमारे साथ चलिए, हमारे पास ढेर सारे आम हैं। आम का सुनकर नन्हा शहजादा उन कौवों के साथ उड़ जाता है। वो कौवे उसे एक कार में ले जाते हैं और वहाँ जाकर उसे रस्सियों से बांध देते हैं। अंकल और आंटी, आपने मुझे यहाँ बांध क्यों दिया है? अरे नन्हे शहजादे, तुम कितने भोले हो, आमों की लालच में हमारे साथ आ गए। वो चिड़िया तो तुम्हारे लिए आम लेने गई थी, अब देखना चिड़िया को मिलेगी सजा और हम बनेंगे जंगल के राजा और रानी। कोमल चिड़िया जब आम लेकर वापस आती है तो शहजादा गायब था। अरे ये बबलू कहाँ चला गया? मैं तो उसे यहीं छोड़कर गई थी। कोमल चिड़िया रोती हुई महल में पहुँचती है, लेकिन इससे पहले बादल और बिजली वहाँ पहुँचकर नाटक कर रहे होते हैं। महाराज, गजब हो गया, इस जालिम कोमल चिड़िया ने आपके बेटे को नदी में गिरा दिया और खुद आम लेकर भाग गई। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों कोमल, कहाँ है मेरा बेटा? मैंने तो तुम पर भरोसा किया था। कबूतर राजा जी, ये कौवे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो कहाँ है मेरा बेटा? मैं नहीं जानती, वो बरगद के पेड़ पर ही बैठा था। जब मैं आम लेकर लौटी तो वो वहाँ नहीं था। सिपाहियों, ले जाओ इसे, कालकोठरी में डाल दो। कबूतर राजा जी, मैं बेगुनाह हूँ, ये कौवे झूठ बोल रहे हैं। कोमल चिड़िया को कालकोठरी में बंद कर देते हैं। जब मीना को अपनी माँ का पता चलता है तो वो तोते के पास जाती है। तोते अंकल, ये सब उन कौवों का किया धरा है, हमें मम्मा को बचाना होगा। फिर तोता और मीना दोनों कौवों पर नजर रखते हैं।
वो कौवों के पीछे पीछे उस गार में पहुंच जाते हैं जहां शहजादे को कैद किया था। वो बाहर बैठकर इंतजार करते हैं। जब कौवे वहां से चले जाते हैं तो वो गार में जाकर नन्हे शहजादे की रस्सियां खोल देते हैं। छोटे शहजादे, आप डरे मत, हम आपको बचाने आए हैं। अब जल्दी से महल चले और मेरी मम्मा को आजाद करवाएं। महल में राजा और रानी बहुत उदास बैठे थे। अचानक नन्हा शहजादा अंदर आता है। पिताजी, कोमल आंटी निर्दोष हैं। इन मक्कार कौवों ने मुझे पकड़ लिया था और रस्सियों से बांध दिया था। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? उन कौवों ने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ विश्वासघात किया। सिपाहियों, जाओ और उन कौवों को गिरफ्तार करो और कोमल चिड़िया को इज्जत के साथ रिहा करो। फिर सिपाही जाते हैं और कौवों को कालकोठरी में बंद कर देते हैं और कोमल चिड़िया को आजाद कर देते हैं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। राजा और रानी चिड़िया से माफी मांगते हैं और कोमल चिड़िया को इनाम में सोने के सिक्के देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिद का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। बिजली कवि की शादी को 5 महीने हो गए थे। बिजली कवि के घोंसले में एक अंडा था। जब मेरा पोता आएगा तो मैं उसे अपने पंखों से भोजन खिलाऊंगी और पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटूंगी। माँ जी, अगर पोती आई तो? जा मनहूस काली कवि, कैसी बुरी बात निकाली है अपनी चोंच से। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें बुरा ही क्या है? बेटियां बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। सुन ले बिजली, अगर तेरे अंडे से बेटी पक्षी निकली तो मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। इतना कहते हुए बिजली कवि की सास वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि अपनी सास की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। वो फिर से अपने घर के कामों में लग जाती है। बिजली कवि घर की सफाई करती है और रसोई में भोजन बनाती है। यूं ही समय बीतने लगता है। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। माँ जी, बादल जी भी आ जा रहे हैं और बारिश को भी आज ही आना था। बिजली ने इतना कहा ही था कि तभी उसका अंडा फूटता है। ये देखकर बिजली की सास पास आती है। देख लो, तुम्हारी काली जुबान का असर, बेटी पक्षी ही निकली है अंडे से। ऐसा कहते हुए बिजली कवि की सास छोटे पक्षी को उठा लेती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर बेटी पक्षी हुई तो मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगी। मैं इसे अपने घर से बाहर फेंक कर आती हूँ। माँ जी, ऐसा अनर्थ मत करे, ये मेरी बेटी है, मुझे दे दे। बिजली कवि की सास बिजली की एक बात नहीं सुनती। वो मुन्नी को उठाकर बाहर ले जाती है। बिजली कवि अपनी बेटी के पीछे पीछे बाहर आती है। माँ जी, ऐसा मत करे, देखिए कितनी बारिश हो रही है, मेरी बेटी बीमार हो जाएगी। बादल जी आ जाए तो फिर बात करते हैं। बिजली ने इतना कहा ही था कि पीछे से बादल कौवा आ जाता है। लो, आ गया बादल बेटा, जो बात करनी है कर ले मेरे बेटे से। शुक्र है बादल जी, आप आ गए। देखिए, माँ जी हमारी छोटी बेटी को घर से बाहर निकाल रही है। ये तो अभी उड़ भी नहीं सकती। अब आप ही माँ जी को समझाएं। क्या समझाऊं मैं अपनी माँ को? मेरी माँ ठीक कह रही है, मैं अब इसे दाना नहीं खिला सकता। अगर बेटा होता तो मेरा सहारा बनता। ये बेटी पक्षी मेरा क्या सहारा बनेगी? ये तो बस हम पर बोझ है। बादल जी, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, ये कामयाब पक्षी बनेगी। अच्छा, अगर पढ़ाएंगे भी तो ये ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। हमें क्या फायदा इसे पढ़ाने का? बस अब बहुत हो गया, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। ठीक है बादल, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपनी बेटी मुन्नी को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बादल कौवा परेशान हो जाता है। बेटे, तो चिंता क्यों करता है? मैं तेरी शादी पिंकी कवि से करवा दूंगी। देखना, फिर हमारे यहाँ बेटा पक्षी ही आएगा। तूफानी रात और तेज बारिश में बिजली कवि अपनी बेटी को लिए बाहर उड़ रही थी। वो कभी इधर जाती है तो कभी उधर, मगर उसे कहीं कोई घोंसला दिखाई नहीं देता। आखिरकार वो घने जंगल की ओर चली जाती है। उसे वहाँ एक घोंसला दिखाई देता है। कोई है, मेरी मदद करो। घर के अंदर से कोमल चिड़िया बाहर आती है।
अरे क्या हुआ कभी बहन, इतनी तेज बारिश में और वो भी छोटी बच्ची के साथ। आपको ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाओ। कोमल चिड़िया बिजली कपी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कपी अपनी पूरी बात चिड़िया को बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपकी सास और पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो बिजली बहन, मेरे पास वाले पेड़ पर एक घोंसला है, वो खाली है। अगर तुम चाहो तो वहाँ अपनी बेटी के साथ रह सकती हो। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किल समय में तुमने हमारी मदद की, जबकि मेरे अपनों ने मुझे घर से निकाल दिया। कोमल चिड़िया बिजली कपी को खाने के लिए भोजन देती है। भोजन खाकर बिजली कपी अपनी बेटी को लेकर पास वाले घोंसले में चली जाती है। यूं ही दिन बीतने लगते हैं। बिजली कपी अपनी बेटी को उड़ना सिखाती है। बिजली बहन, अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, इसे तोते के स्कूल में छोड़ाओ ताकि ये पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करेगी। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कपी अपनी बेटी को लेकर तोते के स्कूल में जाती है। दूसरी ओर बादल कप्पा भी दूसरी शादी कर लेता है। पिंकी सुन लो, मुझे पोता पक्षी ही चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा भी बिजली वाला हाल करूँगी। पापा, क्या बात है सासू माँ जी, अगर तुमने मुझे घर से निकालने का सोचा तो मैं क्या कर जाऊंगी ये मुझे भी नहीं पता। आप मुझे जानती नहीं हो, 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ मैं। पिंकी की बातें सुनकर बादल की माँ डर जाती है। अब जाओ, यहाँ बैठी क्यों हो, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। तभी बादल कप्पा भी वहाँ आ जाता है। माँ जी, मेरे लिए भी कोई मीठा फल लेकर आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बादल कप्पे की माँ चुपचाप वहाँ से जंगल में चली जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। बिजली कपी की बेटी मुन्नी पढ़ लिख जाती है। बादल कप्पे के यहाँ भी एक बेटे पक्षी ने जन्म दिया था, जिसका नाम जुगनू था। सब जुगनू से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। देखो जुगनू बेटे, मैं तुम्हारे लिए ये बैट बॉल लाया हूँ। नहीं पापा, मैंने आपसे रिमोट वाला एरोप्लेन मांगा था, मैं ये नहीं लूँगा। बेटे, मैं अगली बार तुम्हारे लिए एरोप्लेन भी ले आऊँगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। ऐसा कहते हुए जुगनू कप्पा बाहर चला जाता है। वो पूरा दिन जंगल में आवारा घूमता है। मम्मा देखिए, मेरी नौकरी लग गई। अब मैं मीना डॉक्टर के साथ काम करूंगी। शाबाश मेरी मुन्नी, तुमने साबित कर दिया कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती। अगर बेटियों को काबिल बनाया जाए तो वो भी माँ बाप का सहारा होती हैं। एक दिन बादल कप्पा बहुत बीमार हो जाता है और वो जुगनू से कहता है, बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, बहुत बुखार है। क्या पापा, मैं इतना फारिग हूँ, मुझे और भी काम है, आप खुद चले जाएं। बादल कप्पा खुद ही उड़ता हुआ डॉक्टर के पास चला जाता है। वहाँ मुन्नी कपी बादल का चेकअप करती है और वो दवा देती है। बादल कप्पा मुन्नी कपी को देखकर पहचान लेता है। वो अपनी बेटी को देखकर अपने मन ही मन में बहुत शर्मिंदा था। अंकल, आप मेरे पिता जैसे हैं और बहुत बीमार हैं। आप ऐसे उड़कर ना आइएगा, मैं आपको दवा आपके घर दे जाऊंगी। कितनी काबिल है मेरी बेटी, काश मैंने अपनी पत्नी और बेटी को घर से ना निकाला होता। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है, परंतु वो मुन्नी कपी को कुछ नहीं बताता। आज मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। इतनी अच्छी और काबिल बेटी मिली थी मुझे, लेकिन मैं इस काबिल नहीं था। बादल कप्पा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन अब शर्मिंदा होने का कोई फायदा नहीं था। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। घने जंगल में कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थीं। बारिशों और तूफानी हवाओं ने पक्षियों का जीना मुश्किल कर दिया था, क्योंकि कई दिन गुजरने के बाद भी बारिश थमने का नाम